प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जीओ में जनन जो आरआरबी एनटीपीसी एलपी जितने भी आरआरबी एग्जाम में ये बार बार पूछे गए हैं, तो उन पीवाईक्यू प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये एनटीपीसी में आरआरबी ग्रुप डी में ये आने की बहुत इसकी संभावना है। तो इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए आइएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी है विकास, ऑप्शन नंबर डी है विविधता। सो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? प्रजनन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा? प्रजनन। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ठीक है। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी जीव से उसके समान नए जीव उत्पन्न होते हैं और उसमें ही जीवों की प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। उसे ही क्या कहा जाता है? प्रजनन। और प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियों पर निर्भर करती, किस पर निर्भर करती है? विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जीवों के श्वसन वर्णक, जीवों की पोषण संबंधी कार्यनीति, जीवों की शारीरिक बनावट, जीवों का तंत्रिका तंत्र। तो जीवों में जो प्रजनन की विधि है किस पर निर्भर करती है? तो जीवों की शारीरिक बनावट पर निर्भर करती। क्या करती है? जीवों की शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। सरल और सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जैसे अमीबा, प्लेनेरिया आदि। जटिल एवं बड़े जीवों में लैंगिक जनन होता है, जैसे मनुष्य और बड़े जानवर। अर्थात प्रजनन की विधियां शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हम इसका डिटेल में नहीं देखेंगे, इसका डिटेल में आप देख लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो आप प्लीज़ पेन कॉपी लेकर के बैठिए और हो सकता है इसके नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछ जाए और आपका फायदा हो सके। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किस प्रकार निर्माण करती हैं? कली का, फल का, युग्मनज का, बीजाणु का। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग बीजाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? तो वो किसका निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। युग्मज मतलब क्या आ जाएगा? जाइगोट का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी जाइगोट युग्मनज का निर्माण करती है। युग्मन जो होता है लैंगिक प्रजनन के दौरान नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनने वाली प्रक्रिया होती है या कोशिका होती है, उसको युग्मनज कहा जाता है। ठीक है। मेल के सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स और वाई दोनों उसके मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। नर और मादा के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। उसी प्रकार उसको ही क्या कहता है? युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती? कली का, फल का, युग्मनज का, बीजाणु का। इसके जस्ट पहले हमने देखा था युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशी की जीव खंडन द्वारा प्रस्तुत नहीं करते? किसके द्वारा प्रस्तुत नहीं करते? ये एक कोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिकाएं स्थिर रूप से संगठित होती हैं। इनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती हैं। इनमें कोशिकाओं का यादृच्छिक विन्यास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाए। कोशिकाएं जीवों में समान रूप से क्या होती है? समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है और ऊतकों द्वारा अंगों का निर्माण होता है जो कि जटिल संरचना को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन में से कौन सा कथन सही है? तो हम उसको देखेंगे। ये है हमारा, परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होने लगती है। परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। प्रजनन की लैंगिक विधि में एक व्यक्ति की जनन कोशिकाओं को एक साथ जोड़ना पड़ता है या परिपक्वता के समय मनुष्य में प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना
बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर कैसी होने लगती है, मंद होने लगती है, धीमी पड़ने लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। तो किशोर अवस्था के लिए विशिष्ट नहीं है तो कांगो मतलब जो बगल होते हैं, साइड के बगल, तो बगलों में घने बाल, ऊंचाई में वृद्धि, पैरों और बाहों पर विरल बाल और स्तनों के आकार में वृद्धि। तो बोला है क्वेश्चन में कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है, तो किसके नहीं होगा, ये राइट आंसर आ जाएगा। ऊंचाई में वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा, ये विशेष किसके लिए, किशोर अवस्था में क्या होता है, आवाज़ भारी होता है, दाढ़ी मूंछ का आना हो जाता है ना, ये हो जाता है। इसलिए ऊंचाई में वृद्धि इसका कोई इस किशोर अवस्था से इससे कोई लेना देना नहीं है। युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये है, अलग तरह से व्यवहार करना, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न बदलना, ऊंचाई में वृद्धि, मध्य भाव दशा में परिवर्तन। सो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। क्या जाएगा, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला में यौन आरंभ की सही आयु सीमा दर्शा। यौन अवस्था मतलब किशोर अवस्था की जो अवधि होती है उसको जो दर्शाता है, तो उसको कब से शुरू हो जाती है। तो 8 से 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 17 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। जो यौनावस्था की सही आयु जो सीमा हो जाती तो वो क्या हो जाएगी, 17 या 18 वर्ष हो जाती। कितनी हो जाएगी, 17 से 18 वर्ष हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 11 से 17 वर्ष क्या हो जाएगा, यौनावस्था इसमें शुरू हो जाती। जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ये किशोरावस्था है 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और ये 17 से 18 वर्ष तक चलती। कितनी होती है, 17 से 18 वर्ष की आयु तक रहती है। इस आयु के किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है। आवाज का फटना, तेलीय त्वचा, रजोधर्म, स्तनों के आकार में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आवाज का फटना ये लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है, इसलिए क्या आएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, आवाज का फटना, ये गलत है। बाकी सारे स्टेज, तेलीय त्वचा, रजोधर्म, स्तनों के आकार में वृद्धि, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आप डिटेल है तो उसको देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट में करते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शरीर का उच्च तापमान, शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान, शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान और शरीर का सामान्य तापमान। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, वृषण जो होता है उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए उसको शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान होना। शरीर का तापमान कितना, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका तापमान कितना होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके तापमान के अंदर ही ये क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। किसे कहा जाता है गतिशील जनन कोशिका, किसको कहा जाता है, भ्रूण को कहा जाता है, मादा युग्मक को कहा जाता है, नर युग्मक को कहा जाता है या युग्मनज को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ये नर युग्मक को कहा जाता है। तो किसे गतिशील जनन कोशिका, म्यूटिल जर्म सेल किसे कहा जाता है, तो नर युग्मक को कहा जाता है, मेल गैमेट को कहा जाता है। ठीक है, ये जो नर युग्मक होता है स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसके पीछे एक पूंछ जैसे
एक संरचना होती है जिसे फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, फ्लैजेला शुक्राणुओं को क्या कैसे गति प्रदान करने में सहायता करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, नर युग्मक। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष जनन कोशिकाएं किससे निर्मित होती है। तो पुरुष जनन कोशिकाएं किससे निर्मित होती है, तो ऑप्शन नंबर ये है वृषण से, शुक्रवाहिका से, प्रोस्टेट से या अंडकोश से। तो पुरुष जनन कोशिकाएं किससे निर्मित होती है, तो किससे निर्मित होती है, वृषण से निर्मित होती है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के दौरान कहाँ होता है, ये वृषण में होता है। और ये नर अंडकोश में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं जो एक प्रकार की पुरुष यौन ग्रंथियां हैं। वृषण अंतःस्रावी ग्रंथियों व बहिःस्रावी ग्रंथियों दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष जनन कोशिकाएं किससे निर्मित होती है। तो पुरुष जनन कोशिका किससे निर्मित होती है, वृषण से, शुक्रवाहिका से, प्रोस्टेट से, अंडकोश से। जस्ट हमने इसके पहले देखा था पुरुष जनन कोशिका किससे होती है, वृषण से निर्मित होती है। अगला है, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है। वृषण उदर गुहिका में स्थित होते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये तो पूरा गलत है। कौन सा कथन सही बोला, तो जो वृषण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करते हैं। कौन करते हैं, वृषण करते हैं। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो महिलाओं में क्या पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, तो महिलाओं पुरुषों की बात आ गई, इसलिए क्या जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि उनमें टेस्टिस पाया जाता है और टेस्टिस से ही क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। तो क्वेश्चन क्या है, पुरुष प्रजनन प्रणाली, शुक्रवाहक और अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये सब महिलाओं के भाग हैं। डिंब वाहिनी व सेशन उसके हैं। शुक्रवाहिका और वृषणकोश, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शुक्रवाहिका और वृषणकोश किस में पाए जाते हैं, ये पुरुष में पाए जाते हैं और उन्होंने पुरुष का ही पूछा है। तो शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक लाती है और वृषणकोश त्वचा की थैली होती है जो उदर गुहा के बाहर वृषणों को धारण करने का काम करती है। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो वृषण में जो बनने वाले जो शुक्राणु का परिवहन किसके माध्यम से होता है, शुक्राशय से, मूत्र मार्ग से, शुक्रवाहक से या मूत्राशय। तो किससे होता है, इसका जस्ट आंसर आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहक, मतलब वास डिफरेंस से होता है। किससे होता है, वास डिफरेंस से, शुक्रवाहक नली से होता है। अगला है, नर जननांग मिश्र किसके स्थानांतर सहायता करता है। हाँ, किसके स्थान से सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर ये इधर आ जाएगा, ये अंडे से, ध्रुवीय शरीर से, शुक्राणु से, युग्मन से। तो किससे होता है, ये सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब शुक्राणु से। नर जननांग शिश्न शुक्राणु मतलब वीर्य को मादा जननांगों में स्थानांतरित करने में सहायता करता है, जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन होता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय, वृषणकोश, शुक्रवाहक। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र, शुक्राणु मतलब स्पर्म भी निकलते हैं और मूत्र भी, दोनों के लिए एक मार्ग किसके लिए बताया गया है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर, वृषणकोश, सिक्रोटम व शुक्रवाहक। तो इसलिए क्या है, तो मूत्र मार्ग मतलब ये पुरुषों में जो होता है एक ही होता है, पुरुषों में एक ही होता है, उसमें स्पर्म भी निकलते हैं और उसमें मूत्र भी निकलते हैं, दोनों एक ही मार्ग से होता है। तो ये मूत्र मार्ग होता है और ये पुरुषों में होता है। ठीक है, सही कथन का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा,
टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। गलत है। दोनों कथन सत्य हैं। कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है एक मादा सेक्स हार्मोन है जो गर्भाशय को कैसा होता है, भ्रूण के लिए तैयार करने का काम करता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कथन ए सत्य है लेकिन बी कथन असत्य है। बी असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सही कथन का चयन कीजिए। इनमें से सही कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ये हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जैसे बच्चे माँ के गर्भ में रहता है और अगर वो लड़की रहती है तो उसके क्या होता है, अंदर से ही क्या होता है, वो तब से ही उसके शरीर में क्या होता है, अंडे का निर्माण होने लगता है। प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? 2, 4, 1 या 3। कितने अंडे उत्पादित होते हैं? तो एक अंडा उत्पादित होने लगता है। प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? तो प्रत्येक माह एक अंडा उत्पन्न होता है। अंडाशय में प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व होता है या उत्पन्न होता है। परिपक्व अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचित होने के लिए तैयार रहता है, लेकिन समय पर शुक्राणु से संलयन न होने पर यह बाहर निकल जाता है, जिसके साथ गर्भाशय में प्रत्यारोपण हेतु विकसित परत एंडोमेट्रियम भी विघटित होकर रक्त के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। जैसे माता के इसमें क्या होता है, अंडा तैयार हो जाता है। यह अंडा कब होता है? 14 से 15 दिन में अंडा तैयार हो जाता है और स्पर्म का वेट करता है। अगर उसको समय पर स्पर्म मिल जाता है तो वो क्या निषेचित होकर जायगोट बना लेता है। उसको समय पर शुक्राणु नहीं मिल पाता तो वो क्या होता है, तो हमारे शरीर में 3 परत होती है, एंडोमियम, मेट्रोमियम और ऐसे कुछ 3 परत होती हैं। तो जो अंदर की जो परत होती है एंडोमेट्रियम जो होती है वो टूट जाती है। तो एंडोमेट्रियम के टूट जाने से ही क्या होता है, व्यक्ति को जब मासिक धर्म आता है तो किसी महिला में देखना बहुत ज़्यादा दर्द झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई अंदर की एक परत टूटेगी तो ऑब्वियसली है ना, दर्द तो होगा ना। तो वो एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो बहुत दर्द होता है और ये रक्त के माध्यम से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती। हर माह स्पर्म का वेट करती, स्पर्म मिलने पर निषेचित हो जाता है और समय पर वो स्पर्म नहीं मिल पाता तो ये निषेचित नहीं हो पाता और ये लास्ट में ये टूट करके होता है, मासिक धर्म के रूप में निकल जाता है। उसी प्रकार अगला 24वां प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचित अंडा निम्नलिखित में से किसकी परत में प्रत्यारोपित होता है? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में। तो ये गर्भाशय में। तो मनुष्य में जो निषेचित अंडा होता है, जब निषेचन होने के लिए कहा होता था, महिला के फैलोपियन ट्यूब में जाता है और गर्भाशय में जाता है और उसमें जाकर के उसमें क्या होता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। तो गर्भाशय की एक परत होती है, तो गर्भाशय का एक भाग होता है उसमें जाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में। तो कहाँ होता है ये? गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। मनुष्य में निषेचित अंडा निम्नलिखित में से किसकी परत में प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय में, योनि में, गर्भाशय ग्रीवा में, अंडाशय में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए गर्भाशय में ही प्रत्यारोपित होगा। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है या लाने का काम करता है? कौन करता है? तो ये करता है डिंब वाहिनी, योनि, गर्भाशय ग्रीवा या अपरा। तो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे ले जाने का काम किसका रहता है? डिंब वाहिनी का रहता है, फैलोपियन ट्यूब का रहता है और ये इसी नली से ही क्या होता है, निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद ही क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डिंब वाहिनी। तो डिंब वाहिनी के द्वारा अंडा कैसा होता था, गर्भाशय तक लाया जाता है। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन
कीजिए। अंडाशयों के द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करो। उपापचय को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है। पीयूष ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर मासिक धर्म आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी है अंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है अपरा और ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। अपरा माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन और अपशिष्ट का आदान प्रदान करने वाला एक अस्थायी क्या होता है, अंग होता है। अगला है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है। वृषण कोष की सहायता से, अपरा की सहायता से, अंडवाहिनी की सहायता से या अंडाशय की सहायता से प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर रखा जाएगा बी, मतलब प्लेसेंटा के माध्यम से जो भी बच्चा है, तो जो प्लेसेंटा मतलब बच्चा है तो उसको क्या होता है, जितने प्रकार के भ्रूण पोषक पदार्थ होते हैं और ऑक्सीजन मिलने का काम करता है तो प्लेसेंटा के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है। अगला है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने का काम करती है। तो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने का काम करती है ओव्यूलेशन और प्रत्यारोपण को, ओव्यूलेशन को, निषेचन और आरोपण को, ओव्यूलेशन और निषेचन को। तो किसको करता है ये, ऑप्शन नंबर डी ओव्यूलेशन और निषेचन को रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोककर काम करती है, किसको करती है, तो ओव्यूलेशन व निषेचन को रोकने का काम करती है। परिवार नियोजन में कॉपर्टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। तो परिवार नियोजन में कॉपर्टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है, ये इसलिए किया जाता है महिलाओं से हार्मोन स्तर को बदलना, पुरुषों में शुक्राणु स्थानांतरण को रोकना, निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करने से रोकना, शुक्राणु के लिए एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। तो जो कॉपर्टी होती है जिसे अंतर्गर्भाशयी उपकरण कहा जाता है, आईयूडी के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो प्लास्टिक और तांबे से बना होता है, एक छोटा सा टी आकार का उपकरण होता है जिसे गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में डाला जाता है और यह गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम में परिवर्तन करता है जिसके कारण प्रत्यारोपण में बाधा उत्पन्न होती है और ये जो होती है गर्भाशय को रोकने का पूरी तरह से काम करता है। इसलिए राइट आंसर आ जाएगा सी, निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है एंड देन आज का लास्ट प्रश्न लगता है पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है। वृषण का, अंडाशय से, डिंबवाहिनी नली से, शुक्रवाहक से। तो किसके द्वारा किया जाता है, शुक्रवाहक वास डिफरेंस से। पुरुषों में गर्भ निरोधन के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। नसबंदी में शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर शुक्राणु स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा, शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक हार्मोन कंट्रोपैटिव प्राइवेट गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं। अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर किया जाता है, शुक्राणु उत्पादन को बढ़ा करके किया जाता है, डिंब वाहिनियों को अवरुद्ध करके किया जाता है या भौतिक अवरोध उत्पन्न करके किया जाता है। तो अंडे का जो मोचन होता है उसको रोकने के लिए हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक कृत्रिम अथवा बाहरी प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन का अधिक स्त्राव करती है जिसके कारण गर्भाशय ग्रीवा में गाढ़ापन होने के कारण शुक्राणु का जो मार्ग होता है अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लिए किया जाता है, अंडे का मोचन रोकने के लिए, हार्मोन संतुलन को बदलने के लिए ये गर्भ आधारित गर्भ निरोधक अवस्था को
रोका जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप, उम्मीद करती हूँ आज के ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और आरआरबी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने लेके आए थे। आई होप इसको लास्ट तक बने होंगे, अभी तक देख रहे होंगे। अगर अभी तक आप देख रहे होंगे तो आपका दिल से धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।